जीटा एक्सिस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, मतलब जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार है, सन और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो वो क्या प्रोसेस था जिसके द्वारा ये सब बनने में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। ऐसा एक नेबुलर क्लाउड था। नेबुला मतलब जिसे हम हिंदी में निहारिका भी कहते हैं। तो वो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत ही बड़ा गैस का एक क्लाउड होता है स्पेस में फैला हुआ। और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये क्लाउड जो है, इसके अंदर ये जो गैसेस हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब आप कहीं पे देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको जो डेंसिटी है क्लाउड्स की, जो घनत्व है क्लाउड का, वो कम मिलेगा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस क्लाउड में बेसिकली जो गैसेस थे उनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं थी, मतलब थ्रू आउट इवन नहीं थी, बल्कि थोड़ी डिफरेंस थे। तो जहां पे भी घनत्व ज्यादा था, जहां पे भी डेंसिटी ज्यादा थी, वहां पे इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा था। तो इसीलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब ऐसा माना जाता है कि आसपास के किसी स्टार में सुपरनोवा धमाका हुआ। सुपरनोवा धमाका के कारण क्या हुआ कि एक बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी तरंगे पैदा हुई, जिसके कारण एक कंप्रेशन वेव, यहाँ पे हम एक कंप्रेशन वेव देख सकते हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन है। कंप्रेशन वेव एक्चुअल में थोड़ी अलग तरह की होती है, बट ये एक विजुअलाइजेशन है जिसे आप देख सकते हैं। तो एक कंप्रेशन वेव पास हुई और इसके कारण जो ये डेंसिटी थी गैसेस की, ये थोड़ी उथल पुथल हुई और इनके अंदर जो अट्रैक्शन था वो जहां पे ज्यादा था वहां पे और बढ़ गया। और इसके कारण सारी जो गैसेस थी वो धीरे 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 एक सेंट्रल रीजन की ओर कोलैप्स करने लगी। और इस कोलैप्स होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी गैसेस तो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, वो एक बहुत छोटे एरिया में आ गई और वो वहां पे डेंसिटी बहुत बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया। और देखते ही देखते सेंटर में एक कोर रीजन बन गया जहां पे एक प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन चालू हो गया। फ्यूजन क्या होता है कि जब सपोज कि ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और इनके ऊपर चारों तरफ से बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन हो जाएंगे एक किसी और मॉलिक्यूल में और एनर्जी भी रिलीज करेंगे। तो इसी प्रोसेस के कारण बीच में जहां पे बहुत ज्यादा दबाव था वहां पे एक प्रोटोस्टार, मतलब एक ऐसा बॉडी बना जो फ्यूचर में जाके हमारा सन बना। यहाँ पे बीच में प्रोटोस्टार बना और आसपास में भी काफी दबाव था। यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट काफी ज्यादा कंप्रेस्ड थे। तो जो फ्यूजन था वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पेरिफेरी में भी कंटिन्यू था। अब इसके कारण हम देखेंगे कि जो पेरिफेरी में भी था वहां पे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम एक और विजुअलाइजेशन देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेबुलर क्लाउड है सपोज, ये जो आप देख रहे हैं। और ये जो है एक स्टार सिस्टम है जहां पर सुपरनोवा ब्लास्ट हो रहा है। अब इस सुपरनोवा ब्लास्ट के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे कंप्रेशन वेव आया जो हमारा इस नेबुला है। और इस नेबुला में इस कंप्रेशन वेव के कारण जो स्टेबिलिटी थी वो डिसरप्ट हो गई, जो स्टेबिलिटी थी वो टूट गई और जो गैसेस थे वो कोलैप्स करने लगे। तो इसके कारण इस तरह से एक सर्कुलर वे में ये सारे के सारे एक सेंटर में कोलैप्स करने लगे। और यहाँ पे जहां पे ये कोलैप्स कर रहे थे वहां पे हमारा प्रोटोस्टार बना। यही प्रोटोस्टार आगे जाके सन बनता है। और यहाँ पे ये प्रोटोस्टार क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे गैसेस कंप्रेस हो रहे थे, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लियर फिजन में, जो कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, इसमें हम एक बड़े एटम को छोटे छोटे एटम्स में तोड़ते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन किया जाता है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही है जिसके कारण हमारे सन में एनर्जी पैदा होती है। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन का बेसिकली सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे दो एटम्स हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है कि ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इसके कारण हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है और एक बड़ा एटम भी मिलता है और न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। तो यही प्रोसेस जो था वो इन गैसेस के कंप्रेशन के कारण चालू हुआ, जिसके कारण सेंटर में प्रोटोस्टार बना और पेरिफेरी में भी ये प्रोसेस चल रहा था, जिसके कारण सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे इस नेबुलर क्लाउड में जो पेरिफेरी है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स बनते दिखेंगे।
और ये नेबुलर क्लाउड है जो इसका कंप्रेशन भी चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम धीरे धीरे एक बहुत ही लंबे समय तक जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहा तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने लगे। ये पार्टिकल्स भी समय के साथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे थे ये भी टकरा टकरा के एक बने, इसे हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं या फिर हम इसे ग्रहाणु भी कहते हैं हिंदू में। तो ये एक्रीशन मतलब एक दूसरे से टकरा टकरा के जुड़ जुड़ के ये बड़े होते गए और ये बने प्लैनेटेसिमल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो नेबुलर क्लाउड की जो गैसेस थी वो तो चली गई सेंटर में जिससे हमारा सन बना, बट कुछ अमाउंट, एक बहुत ही थोड़ा अमाउंट, ये समझिए कि ऑलमोस्ट 99% जो गैसेस थी वो तो सेंटर में सन के पास चली गई। जो बाकी के थे वो सराउंडिंग में रह गए और उनसे धीरे धीरे इस तरह का एक एक्रीशन डिस्क बना। यानी कि यहाँ पे आपको दिखेंगे कि ये सब छोटे 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 जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्टोन पार्टिकल्स हैं वो पेरिफेरी में रह गए सन के। तो सारा क्लाउड सेंटर में एक्यूमुलेट हो गया जिससे सन बना और बाकी जो छोटे छोटे थे वो रह गए हमारे साइड में। अब ये जो छोटे छोटे स्टोन्स थे ये आपस में कोलाइड करने लगे और इनके कोलिजन से क्या हुआ कि ओवर टाइम ये छोटे छोटे जो थे ये कोलाइड होते थे और कोलाइड हो के ये बड़े होने लगे। तो इस प्रोसेस को एक्रीशन कहा जाता है। अब ये भी धीरे धीरे बड़े होने लगे लेकिन इनका शेप बहुत ही आड़ा टेढ़ा था, मतलब ये परफेक्टली स्पेरिकल नहीं थे। ओवर टाइम क्या हुआ कि हमारे जो ये सन है बीच में जो प्रोटोस्टार है या यहाँ पे जहाँ पे सन होगा तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक एक्रीशन डिस्क बना। यानी यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे रॉक सिस्टम थे या 10 छोटे से रॉक थे या फिर बड़े भी रॉक्स थे। तो ये सारे रॉक्स इस तरह से सन को ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे या रोटेट करने लगे सन के राउंड। अब क्या हुआ कि ओवर द टाइम इसमें से कुछ ऐसे टकराए टकराए थोड़े से बड़े हो गए और ये जब ऐसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते थे तो आसपास के जो होते थे ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स या फिर रॉक सिस्टम्स या प्रोटोप्लैनेट्स ये टकरा टकरा के एक बड़ा रॉक सिस्टम बनने लगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अर्थ का एग्जांपल ले लीजिए। तो अर्थ के इस रिवॉल्यूशन पाथ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोप्लैनेट्स थे। जब ये रिवॉल्यूशन कंटिन्यू किया तो कुछ मिलियन ईयर्स में ये सारे टकरा टकरा के अर्थ में समा गए और जो ये अर्थ था ये धीरे धीरे इन सबको करते हुए बड़ा हो गया, इन सबको अपने में ज्वाइन करते करते बड़ा हो गया। और इसका जो रिवॉल्यूशन जो पाथ था ये आप देख सकते हैं कि ये भी साफ हो गया, मतलब इसके अंदर जितने भी थे या तो इसने अर्थ ने इसको टकरा के वो एक्यूमुलेट हो गए या फिर हमारे रिवॉल्यूशन पाथ से उसको डिसलॉज कर लिया किसी और ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो इसी तरह हमारा जो पूरा रिवॉल्यूशन पाथ था उससे सारे के सारे जो छोटे छोटे स्टोन्स थे प्रोटोप्लैनेट्स थे वो निकल गए। सिमिलरली बाकी भी जो प्लैनेट्स थे उनका भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे भी एक कोई प्रोटोप्लैनेट बनेगा, वो जब रिवॉल्व करेगा तो सारे के सारे ये जो स्टोन्स हैं वो उनसे टकरा टकरा के ओवर टाइम एक्रीट करके वो एक बड़ा प्लैनेट बन गया। तो इसी तरह यहाँ पे आपको वीनस दिखेगा, मर्क्यूरी दिखेगा, बाहर यहाँ पे हमें मार्स दिखेगा। तो इसी तरह सारे प्लैनेट बने बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पूरी थियरी को जो हमने भी डिस्कस की से सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नेबुला था, उस नेबुला को सोलर नेबुला कहा जाता है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक सोलर नेबुला था। ये सोलर नेबुला जो था वो कोलैप्स होके एक बहुत ही स्मॉल क्लाउड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि रोटेशनल के कारण ये एक फ्लैट दिस रिजल्ट इन फ्लैट, तो एक फ्लैट स्पिनिंग डिस्क में बन गया था। अभी ये चारों तरफ ऐसे फैला हुआ था, मतलब इसका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में फैले हुए थे। लेकिन क्योंकि ये जब एक कोर के ऊपर कोलैप्स करने लगा तो ये एक फ्लैट डिस्क में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेड डायरेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा जो आपको जो प्लैनेट्स दिखते हैं सबके सब एक ही प्लेन में दिखते हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब ये कोलैप्स हो रहा था तो जो रोटेशनल फोर्स थी उसने सबको एक ही प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत सारे गैसेस जो थे वो बहुत बड़ी एरिया से कोलैप्स होके एक छोटे एरिया में आ रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर बना, उसके कारण आप न्यूक्लियर फ्यूजन का स्टार्ट देख सकते हैं जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन होने लगे।
फिर व्हेन इनफ मटेरियल कलेक्टेड एट द डिस्क न्यूक्लियर फ्यूजन बिगेन आवर सन वाज बोर्न। तो जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो एक सन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ सेंटर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया था। तो सेंटर में सन यानी एक प्रोटोस्टार हुआ। ये भी धीरे धीरे बाकी गैस को इकट्ठा करते करते आज के हमारे सन में कन्वर्ट हो गया। अब मोस्ट ऑफ जो ये गैसेस थे वो तो सन में चले गए, लेकिन कुछ मटेरियल जो पीछे छूट गया था उसके कारण ये प्लैनेट्स बने। और ओवर द टाइम आपको ये एक डिस्क मिलेगा, यहाँ पे एक प्रोटो प्लैनेट्स मिलेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स थे जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, और बहुत छोटे छोटे रॉक्स भी थे, और बहुत उनका जो पाथ था उसके अंदर एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स, आप कह सकते हो रॉक्स, कह सकते हो प्लैनेट्स, प्रोटो प्लैनेट्स, ये सब थे। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे सन के अराउंड, इन्होंने उसको अपने में समा लिया, अपने से एक्रीट कर लिया, और प्लैनेट का साइज भी बढ़ गया और उसका जो रिवोल्यूशन पाथ था वो भी क्लियर हो गया। Only rocky things could survive close to the sun, and gaseous and icy material collected were further away. That's how our solar system came to be placed. तो बेसिकली क्या हुआ कि जो भी सन के पास थे जितने भी प्लैनेट्स, उनके वो गैसेस को होल्ड ऑन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो सोलर स्टॉर्म आता था जिसमें सन से ऐसे वेव्स निकलते हैं, जो सोलर पार्टिकल्स का एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आता है, तो क्या हुआ कि वो सारे जो गैसेस थे वो उड़ा के धीरे धीरे वो लेके चला गया। इसके कारण जो गैसेस थे वो काफी कम रहे, जो भी प्लैनेट्स सन के पास थे। इसमें से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रॉकी प्लैनेट्स हैं। लेकिन जो दूर के प्लैनेट्स है जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, तो ये सब में क्या हुआ कि सब बहुत दूर थे, ये सोलर स्टॉर्म के प्रभाव से बहुत ही ज्यादा दूर थे, और इसीलिए वो अपना गैसेस ज्यादा इकट्ठा कर पाए और उनके गैसेस उनके पास रहे। मोर ओवर वो क्या था कि वो बड़े बड़े प्लैनेट्स थे तो उनका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा था, इसीलिए वो इन गैसेस को अपने पास रख पाए। ये हमारा हो गया सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस, जो बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। अब यहाँ पे हम इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि हमारा मून कैसे बना। तो हमारे अर्थ के बनने के कुछ टाइम बाद की ही बात है, लगभग आधा 1 मिलियन बीता होगा, जब हमारा एक प्रोटोप्लैनेट या एक अर्थ जो था वो एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर में था और बहुत ही हॉट था। यहाँ तक कि जो सरफेस था वो भी पूरा लावा था या मोल्टन स्टेट में था। तो इसी समय क्या हुआ कि एक बड़ा प्लैनेट वो आके हमारे अर्थ से टकराया, और उसके टकराने के कारण बहुत सारा जो मटेरियल था वो हमारे अर्थ से स्पेस में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टकराया और अर्थ का बहुत सारा मटेरियल स्पेस में चला गया, और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते करते ये जो डेब्रीज थे इस कोलिजन के, वो इकट्ठा होने लगे, और धीरे धीरे इकट्ठा होते होते मोस्ट ऑफ जो डेब्रीज थे जो इस कोलिजन से पैदा हुए थे वो एक स्पेरिकल बॉल में कन्वर्ट होकर वो मून बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी डेब्रिस थे वो बहुत लंबे समय में इकट्ठा हो गए और वो एक मून बन गया हमारा। तो इस तरह हमारा मून बना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, जो सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस है, और फिर उसमें हमारा अर्थ कैसे बना एक्रीशन से। जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे अपने रेवोल्यूशन पाथ में जितने भी रॉक्स थे, प्रोटो प्लैनेट्स थे, डॉट प्लैनेट्स थे, उन सबको उसने अपने में एक्रीट कर लिया। आपने देखा कि सन कैसे बना। सन भी इस तरह बना कि जो क्लाउड्स जो कोलैप्स हो रहे थे उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। मोस्ट ऑफ जो गैसेस थे हमारे नेबुलर क्लाउड में वो सन ने उसको अपने अंदर समा लिया, और बिकॉज ऑफ दैट उसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हुआ सेंटर पे, और उसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। तो आज भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये चालू है, और इसी से हमें सारी जो हीट और लाइट मिलती है सन से वो इस न्यूक्लियर फ्यूजन से ही मिलती है। और फिर हमने देखा कि हमारा ये मून कैसे फॉर्म हुआ। बेसिकली एक बड़ा सा प्लैनेट या प्रोटो प्लैनेट हमारे अर्थ से टकराया और बहुत सारी डेब्रिस स्पेस में चली गई, और वो फिर जो डेब्रिस थी वो इकट्ठा होकर मून बन गई। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस, तो उसको भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।